यदि आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, तो आपको आईने में देखना होगा। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि यदि आप आईने में देखते हैं तो आप खुद को देखेंगे और अपनी ज़िंदगी आप खुद बदल सकते हैं। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी बदलने वाला नहीं है, ना तो बदल सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना होगा, जो भी करना है आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करना है और क्या करना है, सफलता भी आपको ही मिलेगी। तो ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को आप ही बदल सकते हैं, अपनी लाइफ आप ही बदल सकते हैं। दूसरा कोई आपकी लाइफ को बदल नहीं सकता है। हाँ, ये कर सकता है कि आपको दिशा दे सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से बदल नहीं सकता है। काम आपको ही करना होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राम सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी, आई होप आप अच्छे होंगे। और हम इसमें बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि 10 बजे हो रही थी, अब शाम को 4 बजे हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अम्लीय लावा मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत, पैठिक लावा सिलिका का निम्न प्रतिशत, पाहोहो लावा अत्यधिक लसदार, या फिर डी है आ लावा उच्च प्रवाहिता। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेल है। इसमें जो पैठिक लावा होता है वो सिलिका का निम्न प्रतिशत होता है और बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। जहां आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन की भरपूर व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, जिससे कि आप कुछ एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? हवाईयन, स्ट्राम्बोलियन, वल्केलियन या फिर विदर। इसमें पूछा गया कौन सा ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा विस्फोटक है। तो यह क्या है, यह वल्केलियन ज्वालामुखी है और इसी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, विस्फोट होता है। तो सी ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट है। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ब्यास, झेलम, रावी या फिर सतलज। तो यह जो तुलबुल परियोजना है वह स्थित है किस पे, झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टांसले, टेलर, डी मर्टोनी या फिर जिन ब्रूंस ने। तो पारिस्थितिकी शब्द का यानी कि इको, सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो किया था टांसले ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम से नामकरण किया गया है? पिलियन प्रकार, प्लीनियन प्रकार, स्ट्राम्बोली प्रकार या फिर वल्केनो प्रकार। तो किस प्रकार की ज्वालामुखी का जो नामकरण है उसके पर्यवेक्षक के आधार पर ही किया गया है? वह जो ज्वालामुखी है वह ज्वालामुखी है प्लीनियन प्रकार। ऑप्शन नंबर वी विल बी राइट। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जुड़े, इस परिवार का हिस्सा बने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत या फिर डी है भूसनती सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है यह सिद्धांत? नहीं ये पूछा गया है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नहीं है और हाँ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यहाँ से सिली मिस्टेक की वजह से कई सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो इसको भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो वह क्या है, वह है भूसनती का सिद्धांत। डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर्वत निर्माण चक्रों के सही कालानुक्रम को नीचे दिए गए कूट से चुनना है। अल्पाइन, टारिडानियन, कैलिडोनियन या फिर हर्सिनियन। बताना है कौन सा इसका क्रम जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका टॉरिडोनियन, उसके बाद आएगा कैलिडोनियन। टॉरिडोनियन, कैलिडोनियन यानी कि ये पहले आएगा, ये दूसरे पे आएगा। उसके बाद जो आपका आएगा होगा हर्सिनियन, हर्सिनियन थर्ड पे आएगा और फिर फोर्थ पे आएगा अल्पाइन। तो 2, 3, 4 और 5, सो 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टेर्शियरी उगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है? उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, अफ्रीका का एटलस, दक्षिण अमेरिका का एंडीज या फिर भारत का अरावली। कौन सा टेर्शियरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है? बेसिकली कौन सा टर्शियरी युग का पर्वत नहीं है? यह कौन है? यह भारत का अरावली पर्वत है। और यह किस युग का है? तो यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन से युग से संबंधित है ये। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लासेन शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका, मोनालोवा हवाई, कोटोपैक्सी बोलीविया, विसुवियस इटली। कौन सा एक करेक्ट नहीं है? इसमें से 3 करेक्ट है और एक जो है इसमें से इनकरेक्ट है। तो वो कौन है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में है कोटोपैक्सी, बोलीविया में नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट या फिर स्कोशिया प्लेट। कौन सी प्लेट है? यह जो प्लेट है वह नजका प्लेट है। सी ऑप्शन सही है। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर बिहार में। तो सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? यह जो लंबाई है यह उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चेन्नई बेंगलुरु गलियारे कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूती वस्त्र और कपड़ा उद्योग, औषधि तथा खुदरा विकास या फिर डी है आवासीय तथा खुदरा विकास। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट है। ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या फिर उत्तरी भाग में। यह क्या है? यह दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में लगाना है। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल या फिर जास्कर। इसका कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आएगा कराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। इसको याद करने का तरीका है कलेजा, क ले जा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। महानदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? कोदागु कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, रायपुर छत्तीसगढ़ या फिर नागपुर महाराष्ट्र से। तो जो महानदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ से होता है? रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के समीप सिहावा नामक स्थान से निकलती है यह नदी। तो कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट है। रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक स्थान से ये निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो आई होप इस क्वेश्चन का आप आंसर दे लेंगे। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, ई वॉक्समैन या फिर एस.एन. जैक्सन। तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलॉग को। ए ऑप्शन करेक्ट है। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि क्रांति का जनक माना जाता है। कौन है ये? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि क्रांति का जनक माना जाता है और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। ए ऑप्शन करेक्ट है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं पोडू, झूम, दाहिया या फिर पोनम। असम की जो कृषि स्थानांतरणशील कृषि है उसको किस नाम से आता है? स्थानीय भाषा में उसको झूम कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा? झूम कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि या फिर रोपाई कृषि। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ये है गहन कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, कथन संबंधित है किससे? E.W. जिमरमैन से, C.F. जॉन्स से, E.A. एकरमैन से या फिर J.W. अलेक्जेंडर से। तो संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, यह जो कथन है यह कथन है E.W. जिमरमैन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जिमरमैन एवं मिचेल ने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। यह पूछ सकता है आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में। यह किसने लिखा है? जिमरमैन और मिचेल ने। इसके साथ साथ क्योंकि प्राकृतिक जो वातावरण के
तत्व हैं विभिन्न मानवीय विशेषताओं, विविध ज्ञान, मेल भाव, सामाजिक संगठन, राजनीतिक सुव्यवस्था आदि के चलते ही संसाधन हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है, कहे इन लोगों ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन, फ्लेकिंग या फिर चेलेशन। कौन सी है? यह है चेलेशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। एडवर्ड एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया किस प्रदेश में आता है? चीन या मिस्र सदृश प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश प्रदेश, यूरोप सदृश प्रदेश या फिर डी है ब्राज़ील सदृश प्रदेश। तो यह आता है ब्राज़ील सदृश प्रदेश में। डी विल बी राइट। उलान उदे जंक्शन किस रेल मार्ग पर है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैस्पियन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे या फिर डी है कैनेडियन नेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। ए विल बी राइट। कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? श्वेत बाल्टिक सागर नहर, कील नहर, स्वेज नहर या फिर बोल्गा डान नहर। तो पूछा गया है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? यह जो नहर है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को क्या कहते हैं? सार्क, WTO, गैंट या फिर साफ्टा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संस्था या संगठन को कहा जाता है WTO। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कहाँ तक आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यातायात के संचालन में सम्मिलित लागत नहीं है? ढुलाई यानी कि वहन लागत, बंधी यानी कि सिरोपरि लागत, और सी है अवस्थित की लागत या डी है अंतरण लागत। कौन सी है? यह हो जाएगी अवस्थित की लागत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है? पश्चिमी यूरोप, USA का बृहद मैदानी क्षेत्र, मानसून प्रदेश या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। यह क्या है? यह है USA का बृहद मैदानी क्षेत्र। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और कंटेंट यानी कि और वीडियो को पाने के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल सही नहीं है? पारिस्थितिक उपागम H बैरो, कल्याण परक उपागम DR स्टोराल्ट, परिणात्मक उपागम D मार्बल, डी है कार्यात्मक उपागम W क्रिस्टॉलर। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो जो बी है कल्याण परक उपागम यही करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों क्या है? करेक्ट है। किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें नहीं पता है। हमें लगता है कि आप इसमें 90% लोग इसका जवाब दे देंगे। रेडजेल, ब्लास, ट्रिवार्था या फिर ब्लॉक्स। तो मानव भूगोल का जनक कौन है? यह है रेडजेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। दृष्टिकोण एक तरफ है, एक तरफ योगदाता है। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक या फिर योगदाता कौन है? तो ये ग्रिफिथ टेलर हैं। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। कल्याण परक इसके जो प्रतिपादक हैं वो DM स्मिथ हैं, कल्याण परक। और व्यवहारगत इसके जो प्रतिपादक हैं वो विलियम किर्क हैं, विलियम किर्क। और आधुनिक मानवतावादी ये गुमन ओल्सन है। A का 2, B का 1, C का 4। A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी थी? जेफरसन, जीफ, ममफोर्ड या फिर सीजो बर्ग ने। प्राथमिक नगर की अवधारणा दी थी किसने? यह दिया था जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज।
कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट की, रोज जो कि रोज़ सुबह 10 बजे होती है। अब यह 11 बजे होगी। इवन यह इम्पॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूजीसी नेट और भी सीटेट और सुपर टेट के लिए। चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले, असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपने किसी चीज़ को मान लिया कि असंभव है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी चीज़ को आपने मान लिया है कि ईजी है, आप कर लेंगे, आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली आप उसको कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे। और ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए किसी भी काम को आप बहुत टफ ना माने, किसी को वो छोटा ना माने, अपने हिसाब से टारगेट सेट करें और उस पर लगातार कंटिन्यू काम करते रहें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस पर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। लिमान सिंचाई पद्धति प्रचलित है पश्चिमी एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में या फिर मध्य एशिया में। तो यह कहाँ प्रचलित है? यह प्रचलित है पश्चिमी एशिया में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो है यहाँ पहाड़ी ढालों के सहारे जल नीचे उतारकर सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पीडी कन्वर्स, आरजे रायली, एचसी कैरी या फिर सीबी फांसठ ने? तो किसने किया है? यह किया है पीडी कन्वर्स ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। और कब किया था इसका प्रतिपादन? 1949 में, 1949 में। यह भी आपसे पूछ सकता है कि कब किया था, तो 1949 में किया था। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर इसको वॉच करें और नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। सूची एक को सूची दो से मिलाना है और बताना है। प्राथमिक नगर यह जेफरसन, प्राथमिक नगर यह जेफरसन से रिलेटेड है। मेगापोलिस यह जो है गाटमैन से रिलेटेड है, मेगापोलिस गाटमैन। सीबीडी जो है कोल्बी से रिलेटेड है। और कोटी आकार सिद्धांत जीफ। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए ऑप्शन ही हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौन से जीव भोजन के लिए घास तथा मांस दोनों ही प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तृणभोजी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव या फिर इनमें से कोई नहीं? पूछा गया कौन से जीव भोजन के लिए घास और मांस दोनों प्रकार के जैविक पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो यह कौन सा है? यह है सर्वाहारी जीव। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? ओडम, रोनकियर, क्लीमेंट्स या फिर अर्नेनेस ने? किसने किया था? यह किया था अर्नेनेस ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो इंग्लिश नेम है वो हो जाएगा ये RNA, अर्ने, और फिर अर्नेनेस, NAESS, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। निम्नलिखित में से किस जीव वैज्ञानिक ने भोजन श्रृंखला में से एक से अधिक भोजन कड़ियों के बारे में बताया है? AG टांसले, RL लिंडमैन, EP ओडम या फिर C एल्टन ने? किसने बताया है? यह बताया है C एल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कब बताया था? 1927 में बताया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब बताया था, तो 1927 1927 में। या इसको नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन का सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक कौन सा सही क्रम है इसका? तो क्रम बताना है। तो यह क्रम कौन सा है? ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च दाब, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब और फिर व्यापारिक पवन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूमध्य रेखा पर ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर पूछा गया ट्रोपोपाज की ऊंचाई कितनी होती है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा क्षोभ मंडल, इसी को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं या संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्षोभ मंडल के 3 नाम हैं, क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या फिर इसी को संवहन मंडल के नाम से भी
जाना जाता है। और ध्रुवीय प्रदेशों में ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है वह 6 से 8 किलोमीटर तक होती है। वहीं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उसकी ऊंचाई है 17 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रसारित मिलती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। तो किस में है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है गामा किरणों से, एक्स किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या फिर पराबैंगनी किरणों से। तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो पराबैंगनी किरणें हैं यह हमारे स्किन के लिए काफ़ी हानिकारक हैं या फिर घातक हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रेस गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर ओजोन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ए मीथेन। यह जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? ये पशुओं की जुगाली से, यानी कि जो पशुएं जुगाली करते हैं, मुँह बार बार चलाते हैं, और धान के खेत से खास करके निकलता है मीथेन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। गुटेनबर्ग के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है 60.5%, 64.44%, 78.08% या फिर 85.2%। कितनी होती है? ये होती है 78.08%। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र किसके पास देखा जाता है? गुजरात तट पर, सुंदरबन क्षेत्र में, विशाखापत्तनम में या फिर तमिलनाडु के पास देखा जाता है। पूछा गया है उच्चतम ज्वार किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो यह कहाँ पे? यह देखने को मिलता है गुजरात के तट पर। ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया आकृति और दूसरी तरफ दिया गया अपर्दन के प्रकार। जीवजन किसके कारण से होता है? तो जीवजन होता है पवन के अपर्दन के कारण। ए का 3। पोलजे भूमिगत जल के कारण होता है। और केम क्या है? यह हिमानी है, हिमानी के कारण होता है। और रेपिडेक्स बहता जल। ए का 3, बी का 4। ए का 3 और बी का 4 किसमें है? डी ऑप्शन दिया गया, और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भू अभिनति को घेरे दृढ़ भूभाग को कोवर ने कहा था क्रेटोजन, प्राइमारम्फ, एंडरम्फ या फिर मोनाडाक। तो इसको क्या कहा था? इसको कहा था क्रेटोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कम ज्वार और उच्च ज्वार के बीच ऊंचाई में लंबवत अंतर क्या कहलाता है? ज्वारी ढलान, ज्वारी उन्नयन, ज्वारी परास या फिर ज्वारी ऊंचाई। तो यह कहलाता है ज्वारी परास। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नदी अपर्दन के से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तंग घाटी, बाढ़ी मैदान, तलहटी मैदान, डेल्टा। तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान या फिर डेल्टा। तो इसका जो सही क्रम है वह क्या है? तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक अपक्षय की तुलना में रासायनिक अपक्षय ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है? आर्द्र शुष्क क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में या फिर शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। तो कहाँ होता है? यह होता है शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जावा सागर, अंडमान सागर या फिर एजियन सागर। तो क्या है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। यह यूएसए में विश्व स्थित अन्य पर्वत जो है अलग अलग कई सारी पर्वतें हैं। अलास्का रेंज, रॉकी एप्लेशियन, कास्केड रेंज और सियरा माद्रे आदि यहाँ पे क्या है? यूएसए में अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी नदी घाटियों को क्या कहते हैं जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता? अनुवर्ती, परवर्ती,
अक्रमवर्ती या फिर अनानुवर्ती, इसको कहा जाता है अक्रमवर्ती। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है? स्थल भाग का उत्थान, समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव, विभिन्न स्वरूपों का निर्माण, या फिर डी है नदी धाराओं का निर्माण। तो क्या हो जाएगा? यह है समुद्र तल का उत्थान एवं धसाव। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्षतिपूर्ति तरल संकल्पना के प्रतिपादक हैं प्राट, एयरी, हैफोर्ड, बोबी या फिर जोली। कौन है? यह है प्राट। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तापी, कृष्णा, महानदी या फिर गोदावरी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो वह नदी है तापी नदी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? हाल एडाना, डेविस, हाग या फिर सुकर्ट। कौन है? यह नहीं है हाग। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हैरी हेस, हालम, WJ मॉर्गन या फिर हर्ट्जर ने। किसने किया है? यह क्या है? हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या के उच्चतम प्रतिशत को अभिलिखित किया गया था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बात हो रही है 2011 की जनगणना की, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे थी? पूछा गया उच्चतम प्रतिशत, नगरीय उच्चतम प्रतिशत क्या थी? वो हरियाणा की थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। और सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे थी? वो उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेनप्लेन नदी समतल की वर्ष 1993 अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? C.A. कॉटन, वान रिchthofen, क्रिकमे या फिर अल्फ्रेड वान वेगनर ने। किसने किया है? यह क्या है? क्रिकमे ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कहाँ से नहीं गुजरती है? यह तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। एक याद रखिएगा ट्रिक, यू मोका। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको पहले जान लीजिए। यह गुजरती है लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरती है। यू मोका याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।